एवरीवन। तो इस नए क्लास 10 के केमिस्ट्री की वीडियो में हम एसिड बेस और सॉल्ट देखेंगे, यानी अम्ल क्षार एवं लवण देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कुछ उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे भोजन का खट्टा होना, कड़वा होना, ये सब किन सब कारणों से होता है? तो अम्ल एवं क्षारन के उपस्थिति के कारण होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पहला ही लाइन में है। तो पहला चीज यहाँ पे दिया हुआ कि अम्ल कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, पहला चीज। और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक, यहाँ पे लॉ लगा हुआ है, तो इससे भी एग्जाम में याद रखें कि नीले लिटमस को लाल में कर देता है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है, और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, लिटमस क्या है? तो एक प्राकृतिक सूचक है, मतलब ये बताता है कि वो उसका स्वाद खट्टा होगा या उसका स्वाद कड़वा होगा, तो एग्जाम में पूछ सकता है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है, मतलब प्राकृतिक सूचक है, जो इसके रंग या सुगंध वगैरह के बारे में बताता है। अगला है कि जब हम श्वेत कपड़े यानी व्हाइट कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं, तब उसका रंग भूरा लाल हो जाता है। लेकिन जब हम जल से धोने के पश्चात वो फिर से पीला रंग का हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, पहली बात कि अगर कोई व्हाइट शर्ट है तो उस पर अगर सब्जी लग जाता है तो उसमें हम क्या रगड़ते हैं? तो साबुन। साबुन क्या है? एक क्षारीय प्रकृति का। पहली बात है, समझ में है? पूरे साबुन क्या है? अम्ल है, क्षार है, लवण है, तो क्षारीय है। तो जब हम साबुन से रगड़ते हैं तो शुरू में इसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा लाल, मतलब उस पर गंदगी ऊपर ऊपर उठ जाती है। लेकिन जब हम इसे धो देते हैं अच्छे से, तो इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला रंग का हो जाता है, मतलब जिस फॉर्म में उसका सब्जी के पश्चात हुआ था उसी फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ से यहाँ तक है कि अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए संश्लेषित सूचक जैसे मिथाइल ऑरेंज, फोनोफेथलीन का भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए निम्न में से किस सिंथेटिक सूचक के माध्यम से हम अम्ल एवं क्षार की जांच कर सकते हैं? तो एक तो लिटमस था, दूसरा मिथाइल ऑरेंज के माध्यम से, और तीसरा फेनोफेथलीन के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पे लिटमस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है कि लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। तो पहला ही क्वेश्चन पूछता है कि बताइए लिटमस विलियन कैसा रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का, जो थैलोफाइटा समूह के लीचिन पौधे से निकाला जाता है। पूछ सकता है कि बताइए लिटमस किसके माध्यम से निकाला जाता है? तो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। और इसका उपयोग अभी हमने देखा सूचक के रूप में करते हैं, यानी इंडिकेटर के रूप में कि ये अम्लीय है, क्षारीय है। ठीक है, अगर लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो तो इसका रंग कैसा होगा? बैंगनी होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ कि रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, मतलब खट्टा या कड़वा होने पर ही हमें पता चलता है। मतलब वो अगर क्या होगा, पीला हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, तो ये सब हमें क्या बता रहे हैं? रंग चेंजेस से कि ये किस फॉर्म का है, ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। ठीक है, कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, मतलब वो पहले से होता नहीं है लेकिन वो चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि चूना पत्थर, खरिया और संगमरमर, ये सब के सब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है। मतलब अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए कैल्शियम कार्बोनेट निम्न में से किस किस को हम सूचित करते हैं? तो चूना पत्थर को भी हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, खरिया यानी चौक को भी कहते हैं, और संगमरमर यानी मार्बल, तीनों को हम कहते हैं। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, और उसे हम क्या कह सकते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब क्षम्र प्लस क्षारक प्लस अम्ल को अगर हम अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? लवण प्लस जल मिलता है, और इसे हम क्या कह सकते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया।
अगला है कि विलयन का नीला हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। मतलब अगर विलयन जो चीज़ हमने किया है, अगर उसका रंग हमें नीला हरित रंग की अभिक्रिया मिलता है तो उसके कारण क्या है, कॉपर क्लोराइड है। ठीक है। अगला है कि हम धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। मतलब जितना भी धात्विक ऑक्साइड से संबंधित चीजें रिएक्शन करेगा वो सब के सब क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड के कनेक्शन रहेगा। और जो अधात्विक ऑक्साइड है वो क्या होगा, अम्लीय प्रकृति। मतलब धात्विक ऑक्साइड होगा क्षारीय और अधात्विक होगा अम्लीय। ठीक है। एक और चीज है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। मतलब जितना भी एसिड है ना उन सब में कम से कम हाइड्रोजन तो होगा ही। तो पूछे एग्जाम में, बताइए सभी अम्लों में कौन सा एक धातु, सभी अम्लों में कौन सा एक गैस पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। अगला है कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए वो कौन सा गैस है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, तो हाइड्रोजन। ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन आयन हमेशा क्या होगा, H पॉजिटिव होगा। इसके अलावा सभी क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते। मतलब जितने भी बेस है वो जल में घुलनशील नहीं होते, बल्कि इसका कुछ कुछ अघुलनशील भी होते हैं, जिससे ये क्या होता है, साबुन की तरह इनका स्पर्श होता है, स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। अगला इम्पोर्टेंट चीज है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञान करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम क्या कह सकते हैं, पीएच स्केल। तो एग्जाम में पूछा है कि हम बताइए किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो पीएच स्केल का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे पीएच में पी का फुल फॉर्म क्या है, पुसांस। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में, पी का क्या है, पुसांस यानी पोटेंज, पोटेंज। और ये जर्मन शब्द है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच की मात्रा उतनी कम होगी। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होने पे पीएच कम होगा, ज्यादा होगा या बराबर होगा, तो हमेशा कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। और अगर 7 से कम मात्रा है तो क्या होगा, अम्लीय विलयन होगा यानी एसिड विलयन होगा। और 7 से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, बेस होगा यानी क्षारीय होगा। ठीक है। अब पहली बात कि ये कितना से कितना होता है, तो 0 से लेकर 14 तक होता है। मतलब ये वाला उदासीन प्रकृति का होगा 7। एग्जाम में पूछा कि बताइए पीएच मान 7 क्या होगा, अम्ल क्षार उदासीन, तो उदासीन। पीएच मान 7 से कम क्या होगा, यानी 0 से लेकर 7 तक, तो अम्लीय होगा। ठीक है। और 7 से लेकर 14 तक क्या होगा, क्षारीय होगा। अब यहाँ पे कुछ पीएच का मान दिया हुआ है, जैसे जठर रस, इसका पीएच मान कितना होता है, 1.2। तो ये 7 से कम है, मतलब इसका क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। नींबू का रस 2.2 होता है पीएच स्केल, तो ये भी क्या होगा, अम्लीय होगा। शुद्ध जल 7 होता है, तो ये क्या होगा, उदासीन होगा। मतलब कि ये 7 से ना तो ज़्यादा है ना कम है। रक्त यानी ब्लड का भी कितना होता है, 7.4, यानी ये भी 7 के ही रेंज में है, तो ये भी क्या होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है पीएच मान, 10, यानी ये क्षारीय प्रकृति का होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है, 14, तो ये भी क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। अगला है कि अधिक संख्या में H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को हम क्या कहते हैं, प्रबल आयन। और H प्लस आयन उत्पन्न कम करने वाले को क्या कहते हैं, दुर्बल आयन। ठीक है। यानी अगर हम H प्लस आयन ज़्यादा उत्पन्न करेंगे तो प्रबल आयन यानी प्रबलता है, और कम करेंगे तो दुर्बल अम्ल यानी दुर्बलता है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो एग्जाम में पूछा है कि हमारा शरीर कितने परास के मध्य काम करता है, तो 7 से 7.8।
वर्षा के जल की पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है, और उससे ज़्यादा होगा तो क्षारीय। अगर अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित हो तो नदी का जल पीएच का मान कम हो जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि अगर हम अम्लीय वर्षा यानी 5.6 पीएच मान से कम का वर्षा अगर हम नदी में प्रवाहित करेंगे तो उसका पीएच मान कम होगा या ज़्यादा होगा, तो कम होगा। अब है दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ, तो जैसे शुक्र ग्रह है उस पे वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना होता है। मतलब वहाँ का जो वायुमंडल है ना वो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बनकर वहाँ का वायुमंडल निर्माण हुआ है। कहाँ का? शुक्र ग्रह का। नेक्स्ट है हमारे पाचन तंत्र का पीएच यानी हमारा उदर उदर पार्ट जो है हमारा यानी यहाँ वाला पेट के पास वाला जो है ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। तो एग्जाम में पूछा कि हमारा उदर कौन सा एसिड फॉर्मेशन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक। और ये क्या है? तो भोजन को पचाने में सहायता करता है। अगर इसका अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा तो इससे क्या होगा? हमारे उदर में दर्द होगा और जलन का अनुभव होगा। और अगर ये दर्द और जलन का अनुभव होगा तो इसे दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो हम उपाय करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एंटासिड जैसे क्षारक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे कई तरीके का क्वेश्चन है। पहला कि हमारा उदर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है? तो भोजन का पचाने में सहायता करना, ठीक है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक उत्पन्न होगा तो क्या होगा? दर्द एवं जलन होगा। और ये दर्द और जलन को दूर करने के लिए हम कौन सा क्षारक का उपयोग करते हैं? तो एंटासिड क्षारक का उपयोग करते हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मतलब दांतें टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए दांतों का क्षयन प्रक्रिया यानी टूटने की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो जब उसका पीएच का मान 5.5 से कम होता है। दांतों का इनेमल यानी दंतवल किससे बना है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। और शरीर का यह सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। एग्जाम में पूछा है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो दांतों का इनेमल जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, ठीक है। और ये जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह का पीएच मान 5 से 5 कम होने पर ये संक्षारित हो जाता है, मतलब ये भी खत्म हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करता है। तो पूछेगा कि बताइए भोजन के पश्चात मुंह में जो अवशिष्ट शर्करा मतलब जो बचा हुआ शर्करा है उसका निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न कौन करता है? तो बैक्टीरिया उत्पन्न करता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करते हैं। मतलब दंतमंजन जो हम उपयोग करते हैं वो क्या है? क्षारीय प्रकृति का है, बेस नेचर का है, ठीक है। और इसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? दंत क्षय को रोक सकते हैं। मतलब जो दांतों का हमारा हास्यकरण हो रहा है मतलब टूट रहा है, झड़ रहा है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो जो दंत मंजन क्षारीय प्रकृति है उसके उपयोग से। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मतलब जो एनिमल और प्लांट के द्वारा जो केमिकल फॉर्मेशन होता है तो उसके माध्यम से हम कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? तो उसके बारे में जैसे मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। मतलब अगर कोई मधुमक्खी हमें काटता है तो हमें दर्द या जलन कैसे होता है? तो वो एसिड के कारण होता है। मतलब उसके जो डंक में होता है क्या होता है? एसिड होता है। तो एग्जाम में पूछा है कि मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? तो एसिड होता है। और ये डंक मारे गए अंक में अगर हम बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग करते तो आराम मिलता है। मतलब अगर कहीं मधुमक्खी काट लिया है और उसके कारण हमें दर्द और जलन होता है तो हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे तो वो दर्द और जलन नहीं होगा।
नेटल के डंक वाले बाल मैथोनिक अम्ल छोड़े जाते हैं। मतलब मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है जिसके कारण जलन और दर्द होता है? तो मैथोनिक अम्ल। अगला है एक नेटल पौधा है, ठीक है ना, जो जंगलों में उपजता है ये है, और इसके पत्तों में भी डंक नुमा बाल होता है, और अगर गलती से हम छू ले तो दर्द पैदा करता है। मतलब इसको अगर हम छू लेंगे तो हमें क्या होगा? दर्द होगा। और ये दर्द कैसे होता है? तो मैथोनिक अम्ल के स्राव के कारण होता है। मतलब इसमें भी क्या पाया जाता है? मैथोनिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इसे छूने पे हमें क्या होता है? दर्द होता है। तो एग्जाम में पूछा है कि बताइए निम्न में से कौन शाकीय पौधा है जिसके छूने से हमें दर्द होता है? तो वो है नेटल पौधा। और इसके डंक में यानी आसपास में जो डंक बना उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मैथोनिक एसिड। इसका इलाज हम कैसे करते हैं? तो डॉग पौधे की पत्ती रगड़ कर करते हैं। मतलब जहाँ पे ये काटता है ना, जहाँ पे छूते हैं तो दर्द होता है, वहाँ पे हम डॉग पौधा का पत्ती रगड़ देते हैं, जिससे हमारा दर्द कम होता है। अब कुछ नेचुरल एसिड है और उसका स्रोत क्या है और वो कौन सा अम्ल यूज करता है वो देखते हैं। जैसे सिरका में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। चींटी का डंक में मेथनोइक अम्ल और नेटल का डंक में मेथनोइक अम्ल। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा कि बताइए सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिडिक अम्ल। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल। ठीक है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। और ये कैसा होता है? तो उदासीन होता है। अभी हमने बताया कि 7 होगा तो उदासीन, 7 से कम होगा तो अम्ल और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय, है ना। तो एग्जाम में पूछा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का लवण कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? तो ये उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका पीएच मान 7 है। ठीक है। जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, यहाँ पे क्या है? प्रबल क्षारक और प्रवक अम्ल है, बट यहाँ पे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक है। तो इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। और ये क्या होगा? अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि 7 से कम है। फिर यहाँ पे देखो प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल, यहाँ पे दुर्बल क्षारक है और यहाँ पे यहाँ पे दुर्बल अम्ल है। तो इसका पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। तो इसका प्रकृति क्या होगा? क्षारीय होगा। यहाँ पे लिख लेंगे आप, देखो प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक, ओके, ये क्या है? 7। ठीक, यानी ये उदासीन है। फिर अगला लिख लोगे प्रबल एसिड यानी अम्ल प्लस प्रबल बेस। ठीक है, इसका क्या है? 7 से कम है तो ये क्या है? एसिड है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो प्रबल क्षारक यानी प्रबल बेस प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे दुर्बल बेस है ना, दुर्बल बेस है, ओके। यहाँ पे क्या है? प्रबल बेस प्लस दुर्बल एसिड। ठीक है, इक्वल टू 7 से अधिक। ठीक है, इस तरीके से आप तीनों को लिख लोगे। पॉइंट ए बी सी। यहाँ पे देखो प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षारक है, मतलब दोनों प्रबल प्रबल है तो 7। अगर प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षारक हो, है ना, मतलब क्षारकता में दुर्बलता आ जाए तो क्या होगा? 7 से कम। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो कि अरे क्षारक तो 7 से ज़्यादा होना चाहिए था, बट ये क्या? प्रबल होना चाहिए था ना, बट ये दुर्बल हो गया, मतलब इसका मान क्या होगा? 7 से कम हो गया। ठीक है, तब जाके दुर्बल हो गया। और प्रबल बेस और दुर्बल अम्ल यानी क्या करें? दुर्बल अम्ल है, मतलब इसका प्रबलता कितना होना चाहिए था? 7 से कम होना चाहिए था, है ना। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। तो ये तीनों फॉर्मेशन आप लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। भोजन में उपयोग क्या करते हैं? कौन सा? सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा समुद्री जल में भी कई प्रकार के लवण होते हैं, वो भी क्या है? सोडियम क्लोराइड ही है। अब देखो
ईंधन, मार्गरीन और खाद के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? तो अमोनिया का। ठीक है। उसके अलावा व्यंजक चूर्ण का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक में, कागज बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर में। एग्जाम में पूछा है कि बताइए निम्न में से व्यंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इन सारों में करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ईंधन में, मार्गरीन में, खाद के लिए अमोनिया में। ठीक है। और इसके अलावा इस्पात की सफाई में अमोनियम क्लोराइड में। ठीक है। और विरंजक चूर्ण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों कहाँ प्रयोग करते हैं? तो जल की स्वच्छता में, स्विमिंग पूल में, पीवीसी, रोगाणुशाक में और सीएफसी कीटनाशक में प्रयोग करते हैं। ये 2-4 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या है? CaOCl2। विरंजक चूर्ण का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो वस्त्र उद्योग में, कागज की फैक्ट्री में और लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए यानी बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए भी अगर पानी में हम किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का ही उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता या पकौड़ा बनाने के लिए करते हैं। इसके अलावा शीघ्र खाना यानी जल्दी में खाना पकाने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा बेकर सोडियम का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण करते हैं। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? NH4Cl। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? बेकिंग पाउडर बनाने में। और बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण है? तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक अम्ल का। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिया हुआ। अगर हम किसी अम्ल में NaCO3 प्लस हाइड्रोजन अम्ल को अगर हम अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है? CO2 प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण। इसका प्रयोग क्या होता है कि इससे जो उत्पन्न होता है ना रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके कारण हम पाव, रोटी या केक में खमीर, मतलब जैसे केक है तो ये उभरा हुआ टाइप का दिखता है ना ऐसे, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया करके इसका उभरा हुआ भाग को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है? मुलायम और स्पंजी होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? तो ये एंटीसेट का एक संघटक है। जो हमने ऊपर देखा एंटीसेट क्या होता है, तो जब हाइड्रोजन HCl हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब अत्यधिक उपभोग करने से हमारा दर्द वगैरह बढ़ जाता है उदर भाग में, तो हम एंटीसेट का उपयोग करते हैं, जो हमने ऊपर में देखा। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? एंटीसेट। और एंटीसेट कैसा है? क्षारीय है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और हम कहाँ उपयोग करते हैं? तो सोडा अम्ल अग्निशामक में भी करते हैं। नेक्स्ट है धोने का सोडा। इसका फार्मूला क्या है? Na2CO3 10H2O। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। और इसका भी नेचर कैसा है? तो बेसीय नेचर है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो कांच में, साबुन में और कागज उद्योग में। इसके अलावा बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, घरों में सफाई करने के लिए, जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए, इन सब में किसका प्रयोग होता है? धोने के सोडे का। शुष्क दिखने वाला कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलीकरण का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत होता है। मतलब अगर हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ना,
तो उसमें क्या होता है, उसके गर्म करने के पश्चात उसका रंग हमें कैसा मिलता है, श्वेत यानी उजला मिलता है। लेकिन जब हम उसको पुनः जल से भिगोते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला यानी ब्लू हो जाता है। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें भी क्रिस्टल कलर का जल होता है। मतलब एक कॉपर सल्फेट में भी होता है, जिप्सम में भी होता है। एग्जाम में पूछा है कि बताइए क्रिस्टल कलर का जल किसके किसके लवण में होता है। तो पहला आप याद रखें कॉपर सल्फेट, दूसरा जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला क्या है, CaSO4 2H2O। ये सब फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रो बनाता है। मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, आप इसे देख लीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंट है इसका फार्मूला क्या होता है, CaSO4 2 हाफ H2O, ठीक है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो टूटी हुई हड्डियों को स्थिर करने के लिए करते हैं। इसके अलावा खिलौना बनाने में करते हैं, सजावट के सामान में करते हैं, और सतह को चिकना बनाने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये भी पूछ सकता है कि हम जिप्सम को 373 केल्विन पे जब करते हैं ना, तब जाकर हमें ये वाला फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त की में मदद मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या बचा, अब ये जो इम्पोर्टेंट MCQ वो आप देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन बनाइएगा, दूसरा बनाइएगा, तीसरा बनाइएगा, चौथा बनाइएगा, पांचवा, बस ये 5 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बस इतना ही बनाना है। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर धातु एवं अधातु, जो हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।